गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे 12 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें 3 क्लास हो चुका है। आज इसका फोर्थ और आखिरी क्लास है, जिसमें हम लोग ने वैज्ञानिक प्रबंध के टेलर के थर्ड क्लास में हम लोगों ने टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, उनकी क्या योगदान थी इसके बारे में अध्ययन किया, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, प्रयोग किया है, इसके बारे में हम लोगों ने थर्ड क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि टेलर ने जो भी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं उसमें किन किन को और क्या क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहला लाभ बताया उत्पादकों को लाभ, दूसरा श्रमिकों को लाभ और तीसरा समाज या राष्ट्र को लाभ बताया। ठीक है, तो सबसे पहला है उत्पादक या निर्माता को लाभ। इसमें उत्पादन लागत में कमी। उन्होंने क्या बताया कि अगर टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत को यदि कोई कारखाना या व्यवसाय अपनाता है तो उसमें उत्पादक को क्या क्या लाभ होंगे, जिसमें पहला लाभ बताया है लागत में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है अपव्यय को रोकना, मतलब जो भी व्यय हो रहा है उसको क्या करना, रोकना, जिनके बारे में उन्होंने प्रयोग किया था प्रमापीकरण का, कि प्रमाप के माध्यम से कम नाप के आप वस्तुओं को दो, सामान को दो और कम लागत पर क्या हो जाए, सामान बन जाए। तो आगे बोलता है इसे उत्पादन लागत में कमी होती है। किसी भी व्यवसाय की सफलता उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बताए गए तकनीकी से कार्य करने पर लागत में कमी आती है। दूसरा बताया है वस्तु की किस्म में सुधार। उचित निरीक्षण व प्रमापीकरण योजना से लागू होने पर वस्तु की किस्म में सुधार होता है और प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है। इससे बाजार की वस्तु की मांग बढ़ती है। तीसरा श्रम विभाजन में लाभ। आपको कर्मचारी को विभाजन कर दो, जिसको जो काम आता है उनको विभाजन कर दो, तो उससे आपको भी परेशानी नहीं और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद औद्योगिक शांति। सबको अपना अपना काम पता है, आप समय पर काम करवा रहे हो तो औद्योगिक उद्योग में क्या होगा, शांति व्यवस्था रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। तो ऐसा उत्पादकों के लाभ में बताया है। दूसरा लाभ बताया है श्रमिकों को लाभ। श्रमिकों के लाभ में बताया है सबसे पहला आय में वृद्धि। आय में वृद्धि मतलब प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति प्रणाली को बताया है। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति प्रणाली जिसमें जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा आप उसको उस हिसाब से क्या दो, पैसा दो। वो किसमें बताया था, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति प्रणाली में। तो वो श्रमिकों को लाभ के अंतर्गत आता है। जैसे बोलता है आय में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकी के कार्य पद्धति में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ने में उसकी आय में वृद्धि होती है। एक अनुसंधान करने पर निष्कर्ष निकाला गया कि वैज्ञानिक तकनीक से कार्य करने पर 30% से 100% की आय में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है कार्यक्षमता में वृद्धि। प्रयोग के माध्यम से गति के बारे में, समय के बारे में, थकान के बारे में प्रयोग किया टेलर ने और बताया कि यदि किसी कर्मचारी या मजदूर की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है तो आप उसको उसके तरीके से काम करने दो कि उसकी गति भी बनी रहे, समय पर भी काम पूरा हो और उसको थकान भी ना लगे। तो थकान ना लगने के लिए सबसे पहले क्या बताया उन्होंने कि 2 घंटा 3 घंटा काम करो, कुछ समय तक काम करो, उसके बाद उसको आराम करने दो। ठीक, तो उसके कार्य करने की गति भी बढ़ेगी, दूसरा काम करने का लगन भी बढ़ेगा और समय पर काम पूरा भी करेगा, जिससे क्या होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि आती है। तीसरा बताया जीवन स्तर में सुधार। यदि उसको ज्यादा आय मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा मजदूरी मिलेगी तो उसके जीवन स्तर भी क्या होगा, सुधरेगा। इस प्रकार श्रमिकों को लाभ बताया। तीसरा पॉइंट आता है समाज को लाभ। अब समाज या राष्ट्र को वैज्ञानिक प्रबंध से क्या क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट बनता है राष्ट्र आय में वृद्धि। अगर उद्योग तरक्की करेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो उद्योग अगर तरक्की करता है, उद्योग धीरे धीरे अपना विकास करता है तो राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादक होने पर देश के उद्योग और व्यवसाय का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं को लाभ। समय पर वस्तु उत्पादित होगा तो समय पर सामान उपभोक्ताओं को मिलेगा। समाज में रहते हैं ना उपभोक्ता, तो ये आपको पता है कि जो भी उपभोक्ता है वो समाज के अंग है। तो उपभोक्ता को लाभ हुआ मतलब समाज को लाभ हुआ, समाज को लाभ हुआ, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध। उसके बाद आता है रोजगार में वृद्धि। उद्योगों का विकास होगा, नए नए उद्योग लगेंगे, समय पर उत्पादन होगा तो नए नए मजदूरों को, नए नए श्रमिकों को आप अपने व्यवसाय में रोजगार देंगे, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होती है और औद्योगिक शांति। तो ये था वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ में उत्पादकों को लाभ
अब जहां पर लाभ होता है वहां पर उसका दोष भी होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के दोष, जिसको विरोध भी बोला, क्योंकि अगर आप किसी सिद्धांत को लाद दो, मतलब बता दो कि आपको इसी तरीके से काम करना है, तो एक तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा, किंतु उसके मन में कुछ ना कुछ वो भावना आएगी जिसको विरोध के रूप में यहाँ पर दोष बताया। ठीक है, तो एक ही दोष है श्रमिकों द्वारा विरोध। इस सिद्धांत का दोष, इस सिद्धांत का जो विरोध किया था वो केवल श्रमिकों ने किया था। तो श्रमिकों ने किस प्रकार दोष किया था, मैं कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप समझना। श्रमिकों के कार्य में वृद्धि, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया, जिससे श्रमिकों का कार्य पर बोझ बन गया। कार्य का बोझ बढ़ जाने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। श्रमिकों के वैज्ञानिक प्रबंध पर भारी विरोध किया। अब काम करने के लिए कंटिन्यू श्रमिकों को बोला जाए तो उनको एक परेशानी हो गई, जिससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आने लगी, उनके स्वास्थ्य में कमी आने लगी, उसमें स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा, जिससे श्रमिकों ने इस सिद्धांत का विरोध किया। दूसरा है कठोर नियंत्रण। कठोर नियंत्रण जैसे आपको बताया था, समय पर काम करना है तो उनको बता दें कि आप अनावश्यक हरकतें मत करो, है ना, समय पर काम को पूरा करो। आप थोड़ा देर काम करो, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट आराम करो, फिर काम में लग जाओ तुरंत। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उनके डिसिप्लिन जो नियंत्रण था वो बहुत कठोर होते गए, जिससे श्रमिकों ने क्या किया, इस सिद्धांत का विरोध किया। उसके बाद बेकारी का भय। वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का कार्य बढ़ जाने से श्रमिकों की बेकारी का भय सदैव बना रहता है, क्योंकि नए मशीनों के आविष्कार से श्रमिकों की आज कहाँ आवश्यकता पड़ती जाता है। देखना बहुत जगह पर मशीनों के माध्यम से काम होता है, केवल वहां पर नियंत्रण के लिए, मशीन नियंत्रण के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त होते हैं, किंतु पूरा रॉ मटेरियल अगर सामान का उत्पादन हो रहा है तो जहां पर कच्चा माल आप बना रहे हैं, मतलब कच्चा माल डाल रहे हैं मशीन में, तो कच्चा माल डालने से लेकर पक्का माल बनने तक पूरा एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया मशीन के माध्यम में होती है। केवल नियंत्रण का काम कुछ मजदूर करते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ने का, क्योंकि कम मजदूर काम करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अगला पॉइंट होता है श्रमिकों का शोषण। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अधिक होने से उत्पादन में वृद्धि जिस मात्रा में होती है उस मात्रा में श्रमिकों की मजदूरी नहीं मिल पाती। सही बात है, आप काम तो ज्यादा करा रहे हो, ज्यादा उत्पादन कर रहे हो, पर मजदूरी तो उतना ही दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का शोषण होता है, जिससे इन सभी दोषों के कारण श्रमिकों ने इस सिद्धांत का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो ये था वैज्ञानिक प्रबंध के दोष विरोध, जिसमें श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। ठीक, इसके बाकी और जो 4 पॉइंट है जो आप पढ़ेंगे वो आपसे क्लियर हो जाएगा। अब आता है टेलर और फेयोल की तुलना। दोनों ने प्रबंध की शासक थी और दोनों ने अपने स्तर पर प्रबंध के सिद्धांत को बताया। अब दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों के सिद्धांत में या दोनों के व्यवहार में क्या क्या समानताएं थी, उनके दृष्टिकोण से क्या क्या समानताएं थी और दोनों में क्या क्या असमानताएं थी। ठीक, तो समानता और असमानता को यहाँ पर अंतर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समानता। तो समानता केवल छोटा पॉइंट है, मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। टेलर एवं फेयोल के दृष्टिकोण या प्रबंध सिद्धांत की समानता, दोनों में क्या क्या समान था। दोनों प्रबंध की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। दूसरा, दोनों मानवीय दृष्टिकोण से समर्थ प्रबल थे। दोनों ने पूर्वानुमान और योजना को विशेष महत्व दिया। दोनों समकालीन 1841 से 1925 तक प्रबंध विशेषज्ञ रहे। दोनों ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। दोनों को प्रबंध के उच्च पदों का अच्छा ज्ञान था। उसके बाद आता है टेलर, दोनों ने प्रबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उच्च कोटि के इंजीनियर भी थे और दोनों ने आधुनिकी प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। ये इनकी समानता थी। अब दोनों की असमानता क्या थी वो पढ़ रहा हूं, सुनना। टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था, क्योंकि टेलर ने ज्यादातर कारखाने या मजदूरों के बीच में प्रयोग कर करके अपने सिद्धांत को बनाया, जबकि फेयोल का अध्ययन केंद्र प्रबंध ही था। दूसरा, टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत माने जाते हैं, जबकि फेयोल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत माने जाते हैं। तीसरा, टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था। मैंने भी बताया कि टेलर हमेशा कारखाने में प्रयोग करते थे और जबकि फेयोल का प्रयोग बिंदु उच्च प्रशासन था।
चौथा, टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया जबकि फेयोल ने आदेश की एकता को उचित ठहराया। उसके बाद टेलर का कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है तो फेयोल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है, वर्तमान में टेलर के सिद्धांत व्यवहार में नहीं दिखाई देते। आज किसी भी व्यवसाय में आपको टेलर का सिद्धांत नहीं दिखाएगा, किंतु फेयोल के सिद्धांत आपको हर एक व्यवसाय में दिखेंगे। उसी को बोलता है जबकि फेयोल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रम में लागू होते हैं। अब निष्कर्ष बताया है, दोनों की समानता असमानता कितनी क्यों ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही था। दोनों के दृष्टिकोण में आंशिक विरोध अवश्य था, किंतु दोनों का उद्देश्य एक ही था। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए थियो हैमर ने टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक तथा हेनरी फेयोल को प्रशासन प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहा है। उनके अनुसार दोनों विद्वानों की विचारधारा में विरोधाभास से खोजना व्यर्थ है। यह आपका था अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। इसमें टेलर और फेयोल ने किन किन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत को बनाया, उन्होंने अपने प्रबंध के क्या क्या योगदान दिया, उनके बारे में जीवन परिचय पढ़े, सिद्धांत के बारे में पढ़े, नियम के बारे में पढ़े, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ और दोषों को पढ़े, और साथ ही साथ दोनों प्रोफेसरों के प्रबंध सिद्धांत की समानताएं भी पढ़ी और असमानताएं मतलब अंतर भी पढ़ा। ये तो था आपके प्रबंध सिद्धांत सेकंड अध्याय पूरा कंप्लीट। इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्लियर है? जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन आंसर लिखिए, ज्यादा नहीं 6-7 क्वेश्चन बस बनते हैं इससे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादा अच्छा होगा जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब